प्यारे विद्यार्थियों, पिछले ऑडियो में हमने आप लोगों को जो पढ़ाया था उसके आगे जो हम पढ़ा रहे हैं। हमारे चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाएं शुभाशीष के साथ हम आज हिस्ट्री का चैप्टर जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो यूरोपीय कंपनियों के भारत के आगमन के क्रम में जो तीसरे स्थान पर कंपनी आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज। विद्यार्थियों, यूरोपीय समुद्र मार्ग से भारत आने में सफल रहे उसमें पहला क्रम पुर्तगालियों का। पुर्तगालियों ने ही समुद्र मार्ग से वो भारत का आने का मार्ग खोजा। उनके बाद फिर आए डच और डचों के बाद आए अंग्रेज। अंग्रेजों के बाद डेन और फ्रेंच। विद्यार्थियों, अंग्रेज भारत में आए सबसे अधिक सफल रहे। इसके पीछे एक घटना है इंग्लैंड की, क्योंकि अन्य देशों के व्यापारियों की तरह इंग्लैंड के लोग भी भारत के व्यापार से लाभान्वित होना चाहते थे और 1599 में लॉर्ड मेयर नाम के एक अंग्रेज ने लंदन में व्यापारियों की बैठक बुलाई। 24 व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी स्थापित किया जिसका नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स। और मर्चेंट एडवेंचर्स को जब इंग्लैंड की महारानी ने, जिनका नाम था एलिजाबेथ टेलर, इन्होंने जब इसे मान्यता दे दिया, लाइसेंस दे दिया, तो इसका नाम रख दिया गया द गवर्नर ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज। दिसंबर 1600 में इसको यह मान्यता मिली कि वो भारत के साथ 15 वर्षों के लिए व्यापार का लाइसेंस पा रही है। और ये 1600 में भारत में आई नहीं, 1600 में स्थापित जरूर हुई लेकिन 1600 में आई नहीं। पहले इसने इंग्लैंड से आगे बढ़ते हुए पूर्वी एशिया के देशों में, जावा, सुमात्रा, मलाया, इंडोनेशिया, जापान, बाली, जाकार्ता इत्यादि द्वीपों का भ्रमण करते हुए तब वो भारत की तरफ आई। और 1608 में हेक्टर नाम की जहाज से ये विलियम हॉकिंस नाम का एक अंग्रेज गुजरात के सूरत के तट पर उतरा। यहां से अंग्रेजों का भारत आगमन और उनकी गतिविधियों की शुरुआत होती है। तो आइए हम लोग आज इसमें पढ़ते हैं अंग्रेजों का भारत आगमन, और इसमें आप पढ़ेंगे अंग्रेज। ठीक, आइए अंग्रेजों के बारे में हम लोग पढ़ें और अंग्रेजों के बारे में क्या क्या गतिविधियां उस समय होती हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो आप पढ़ने जा रहे हैं अंग्रेज। अंग्रेजों के बारे में अध्ययन करें हम लोग। आइए देखते हैं क्या क्या स्थितियां थी, क्या क्या गतिविधियां थी अंग्रेजों के बारे में जानने के विषय में। तो विद्यार्थियों, अंग्रेजों के बारे में जो हम जानने जा रहे हैं इसमें अभी अभी हमने आपको बताया कि लॉर्ड मेयर ने एक व्यापारिक संगठन बनाया जिसका नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स, और वही बात आगे चल करके हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आप कहेंगे यहां पर कि ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक किसे कहेंगे? लॉर्ड मेयर को। लॉर्ड मेयर, ठीक, संस्थापक थे लॉर्ड मेयर। समय अभी थोड़ी देर पहले आपसे हमने चर्चा के दौरान बताया 1599, ठीक। और 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी ने इसे मान्यता दे दिया। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ टेलर ने इसे लाइसेंस दिया।
1600 ईस्वी। कब? दिसंबर 1600 ईस्वी में ये कंपनी इंग्लैंड की महारानी से मान्यता प्राप्त कर ली और अब यहां से उसे गतिविधि अपनी प्रारंभ करनी थी। यानी 1600 ईस्वी में इसने मान्यता प्राप्त किया तो इसका नाम हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, इस समय से ये सामान्यतः कही जाने लगी। क्या? ये कही जाने लगी ईस्ट इंडिया कंपनी। इस समय से ईस्ट इंडिया कंपनी सामान्यतः कही जाने लगी, लेकिन वास्तव में इसका नाम था द गवर्नर ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। नाम इसका यह था। सामान्यतः इसको ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें कहा जाने लगा। ठीक, इसने भारत से कितने समय के लिए लाइसेंस पाया? इसे भारत से व्यापार के लिए 15 वर्षों का समय मिला। इनको 15 वर्षों का लाइसेंस मिला। ये 15 वर्ष तक भारत से व्यापार कर सकेंगे। हालांकि ये व्यापार रिन्यूअल होता रहा। आप देखेंगे कि 1609 में राजा जेम्स के समय इसके लाइसेंस को अनंत काल के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक, 15 वर्षों का शुरुआत में इनको लाइसेंस मिला था और ये कंपनी जो है आगे चलकर इसमें लिख सकते हैं कि राजा जेम्स के समय इसका लाइसेंस अनंत काल के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब ये हो गया कि जब तक सरकार चाहे तब तक ये यहां पर व्यापार करेगी। भविष्य में यदि सरकार कोई सुधार करती है तो सुधार करने के समय इसमें कुछ घटाया बढ़ाया जा सकता है, लेकिन राजा ने अपनी तरफ से इसको अनंत काल के लिए कि जब तक हम न कहें तब तक ये चलती रहे। यहां अनंत काल का मतलब ये हुआ कि जब तक राजतंत्र, राजा की परिषद, ये जब तक फिर से इसमें कोई परिवर्तन न कर दें तब तक इनका कार्यकाल यानी इनका लाइसेंस भारत में चलता रहेगा। यानी इंग्लैंड की तरफ से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी, उसी को लाइसेंस है। दूसरा कोई इंग्लैंड का व्यापारी भी भारत में व्यापार नहीं कर सकता। अगर करेगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल होगा। ये चीजें यहां पर थी। तो इस तरह से इसको अनंत काल के लिए बढ़ा दिया गया। अब आप यहां देखेंगे कि किस तरह से यहां ये लोग भारत आए तो लिखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई कितना में? 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई 1608 और नेतृत्वकर्ता, इनका नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति था लिखेंगे विलियम हॉकिंस। ये विलियम हॉकिंस 1608 में गुजरात के सूरत तट पे उतरे। सूरत में अपने हेक्टर नामक जहाज से उतरा। ये रहा, यहां से गतिविधि इनकी शुरू होती है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे इंग्लैंड की महारानी ने मान्यता दिया था 1600 ईस्वी में, वह ईस्ट इंडिया कंपनी विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में 1608 में
हिंदुस्तान के एक राज्य गुजरात उसके सूरत तट पर उतरी और ये कंपनी इंग्लैंड में 1599 में लॉर्ड मेयर के द्वारा स्थापित की गई थी। इसी कंपनी को जब इंग्लैंड की महारानी ने 1600 में मान्यता दे दिया तो इसका नाम हो गया द गवर्नर ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। सामान्यतः उसे कहा जाने लगा ईस्ट इंडिया कंपनी, सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई। तो इस तरह से ये शुरुआती इतिहास है ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है। आगे होता है कि विलियम हॉकिंस जो है वे आगे चल करके, क्योंकि मुगलों से उसे समर्थन चाहिए था, इसलिए विलियम हॉकिंस यहां से यानी गुजरात से आगरा पहुंचे, क्योंकि आगरा मुगलों की राजधानी थी और उस समय बादशाही हिंदुस्तान थे जहांगीर। तो जहांगीर से मुलाकात करने के लिए विलियम हॉकिंस गुजरात से आगरा पहुंचे। आगरा में पहुंचकर उन्होंने जहांगीर के दरबार में शिरकत की। वहां पहुंचकर उन्होंने जहांगीर से फारसी भाषा में बात की। किस भाषा में? फारसी भाषा में। और इस बात से जहांगीर बड़ा प्रसन्न हुए। उन्होंने इसे इंग्लिश खान की उपाधि दिया, इंग्लिश खान की उपाधि दिया और आगरा में रहने की जगह दी। साथ ही साथ जो कुछ व्यापारिक सुविधाएं ये चाहते थे वो व्यापारिक सुविधाएं भी इन्हें प्रदान की। यहां से शुरुआत होती है अंग्रेजों की। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम थी। जहांगीर के दरबार में पहले से उपस्थित पुर्तगालियों का बड़ा वर्चस्व था और पुर्तगालियों के कान भरे जाने के नाते जहांगीर ने बाद में इन लोगों की सारी व्यापारिक सुविधाएं समाप्त कर दी। यही कारण है कि विलियम हॉकिंस गुजरात में पुर्तगालियों से नाराज हो गया और उसने अपने कुछ सहयोगियों के साथ विलियम हॉकिंस से ने नेतृत्व करते हुए अपने सहयोगियों के साथ गुजरात में पुर्तगालियों से युद्ध करने की ठान ली, पुर्तगालियों को सबक सिखाने की सोची। इसी कारण 1611 में गुजरात में स्वाली का युद्ध हुआ और स्वाली के युद्ध में इस हॉकिंस ने यहां पर पुर्तगालियों को परास्त कर दिया। इस कारण कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने 2 जहाजों के साथ सूरत में अंग्रेजों को रहने की जगह दे दी। यहां से इन लोगों ने जड़े जमाना शुरू किया। इधर इनकी बहादुरी से प्रसन्न होकर के जहांगीर इनकी बहादुरी से प्रसन्न हुआ अंग्रेजों की और उसने भी सारी व्यापारिक सुविधाएं जो थी उसे फिर से बहाल कर दिया। तो ये है विलियम हॉकिंस का समय और उनकी गतिविधियां। ठीक, आइए यहां से देखते हैं हम लोग कि विलियम हॉकिंस के बारे में हम लोग थोड़ा जाने। विलियम हॉकिंस, आइए इनके बारे में जानते हैं। विलियम हॉकिंस क्योंकि 1608 में गुजरात के सूरत तट पर पहुंचे थे। ठीक, तो आप इसमें कह सकते हैं कि इन्होंने मुगल बादशाह जहांगीर से मुलाकात की। कहां की? आगरा में। इन्होंने मुगल बादशाह जहांगीर से आगरा में मुलाकात की। ठीक, किस भाषा में बात की? तो उत्तर मिलता है फारसी भाषा में बात की। ये इन्होंने यहां पर फारसी भाषा में जहांगीर से बातचीत की। इससे जहांगीर बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर जहांगीर ने इसे उपाधि दी। इसकी? इंग्लिश खान। जहांगीर ने प्रसन्न होकर इसको इंग्लिश खान की उपाधि दी और सभी व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की तथा सभी व्यापारिक सुविधाएं
ये सब प्रदान किया जो ये चाहते थे। ये रहा, जहांगीर से इन्होंने मुलाकात की, में बात की और हर वो व्यापारिक सुविधा जो हॉकिंस चाहते थे जहांगीर ने उन्हें प्रदान की, किंतु बाद में सुविधाएं वापस ले ली गई। तो आप यहां लिख सकते हैं किंतु बाद में सभी सुविधाएं वापस सभी सुविधाएं वापस हुई। किसके कारण? पुर्तगालियों के कारण। बाद में पुर्तगालियों के कारण सभी व्यापारिक सुविधाएं वापस हो गई। कहा जाता है इसी कारण से आखिरकार इन लोगों के बीच एक लड़ाई भी हुई, एक झगड़ा भी हुआ इसमें, और आप कह सकते हैं कि इसी कारण स्वाली का युद्ध हुआ। ठीक, इसी कारण अंग्रेजों और पुर्तगालियों में गुजरात में युद्ध हुआ। किसका? स्वाली का युद्ध। स्वाली का युद्ध हुआ कब? 1611 में। ठीक, अंग्रेजों पुर्तगालियों के बीच स्वाली का युद्ध हुआ 1611 में। परिणाम यह रहा कि अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा दिया, को परास्त कर दिया। ठीक, परास्त कर दिया। और जब अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को परास्त कर दिया तो उन लोगों ने सूरत में अंग्रेजों को रहने की जगह दी, साथ ही जहांगीर ने भी इनकी सारी व्यापारिक सुविधाएं वापस कर दी। तो आप यहां लिख सकते हैं अतः पुर्तगालियों ने कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में दो जहाजों के साथ अंग्रेजों को सूरत में रहने की जगह दे दी। रहने की जगह दे दी सूरत में। ठीक, और जहांगीर ने भी सारी व्यापारिक सुविधाएं वापस कर दी। आप यहां लिख सकते हैं तथा जहांगीर ने भी सभी सुविधाएं बहाल कर दी। सभी सुविधाएं बहाल कर दी। ठीक, जहांगीर ने भी सारी सुविधाएं बहाल कर दी। ये स्वाली के युद्ध से अंग्रेजों को बहुत बड़ा लाभ हुआ। वे धीरे धीरे गुजरात में जम गए। देखिए, इस दौरान उन लोगों ने भारत में 2 फैक्ट्रियां भी बनाई। 1611 में गुजरात अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम, गोलकुंडा का बंदरगाह था, मछलीपट्टनम में अपनी एक अंग्रेज फैक्ट्री लगाई थी। और 1613 में जहांगीर के आदेश से इन लोगों ने गुजरात के सूरत में अपनी एक फैक्ट्री लगाई। शुरुआत में इन लोगों की 2 फैक्ट्रियां थी। ठीक, तो आप यहां लिख सकते हैं कि अंग्रेजों की प्रारंभिक फैक्ट्रियां, तो प्रारंभिक फैक्ट्री अंग्रेजों को देख लीजिए।
यहां अंग्रेजों की भारत में प्रथम फैक्ट्री, अंग्रेजों की भारत में प्रथम फैक्ट्री, तो आप लिखेंगे कि मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम में 1611 में स्थापित हुई। अंग्रेजों की भारत में प्रथम फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई और अंग्रेजों की भारत में दूसरी फैक्ट्री, जो दूसरी फैक्ट्री थी वो 1613 में सूरत में स्थापित हुई। प्रारंभ में अंग्रेजों की दो फैक्ट्रियां थी। 1611 में इन लोगों ने मसूलीपट्टनम में, जो कि दक्षिण भारत के कर्नाटक गोलकुंडा का एक बंदरगाह था, वहां पर स्थापित हुई और दूसरी अंग्रेजों की जो फैक्ट्री थी वो सूरत गुजरात में 1613 में स्थापित हुई। इस तरह प्रारंभिक इनकी फैक्ट्रियां यही है। अब इसके बाद अंग्रेजों ने आगे बढ़ना शुरू किया। ध्यान रहे, अंग्रेजों की एक नीति प्रारंभ से ही थी कि वे भारत में साम्राज्य विस्तार करेंगे। प्रारंभ से ही उन लोगों ने सोच रखा था कि वे भारत में साम्राज्य विस्तार करेंगे और इसलिए यहां इन लोगों ने यह सोच रखा था कि अपने नगरों को हमेशा समुद्रों के किनारों पर बसाए जाएं। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि मुगल फौज जो है वह स्थलीय सेना है, स्थलीय फोर्स है, वो नेवियल फोर्स नहीं है और अंग्रेज स्वयं में नेवियल पावर थे। तो जानते थे कि अगर भूमि या स्थलीय युद्ध में हम लोग अंग्रेजों से मुगलों से अगर लड़ाई लड़े, जीत गए तब तो ठीक, और अगर कहीं हार गए तो तुरंत समुद्र में भाग जाएंगे और समुद्र में भागने से मुगल वहां हमारा मुकाबला कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वे नेवियल फोर्स नहीं और हम जल सेना है, नेवियल फोर्स हैं। तो इसलिए अंग्रेज प्रारंभ में जो भारत में नगरों की स्थापना की उसमें खास खास 3 नगर हैं, बंबई, मद्रास और कलकत्ता। ये 3 नगर 3 जगह पर बनाए गए। महाराष्ट्र में बंबई, मद्रास ही है और कलकत्ता बंगाल में है। यहां पर आप देखेंगे 3 नगर स्थापित किए गए, तीनों समुद्रों के किनारे पर स्थापित किए गए ताकि ऐसी स्थिति आने पर कि अगर कहीं नवाब से या सुल्तान से या मुगल बादशाह से युद्ध हो और हारने जैसी कंडीशन आ जाए तो वे तुरंत समुद्र में भाग जाए, जहां नेवियल पावर न होने के नाते नवाबों और मुगलों की सेना उनसे मुकाबला नहीं कर पाएगी और स्थल पर अगर वो हार गए तो ऐसी स्थिति होगी। अदरवाइज अगर स्थल पर जीत गए तो वे भारत में अपना परचम लहरा देंगे, साम्राज्य की स्थापना कर दें। ये शुरुआत से उनकी ऐसी नीति थी। इसलिए आप यहां जान लें कि अंग्रेजों ने समुद्र तटों पर नगरों की स्थापना की। किन किन नगरों की स्थापना हुई, बस वही आज हमें इसमें जान लेना है। जान लीजिए, यहां आप हेडिंग डालेंगे नगरों की स्थापना। देखिए नगरों की स्थापना कौन कौन से नगर थे, तो इसमें आप लिख सकते हैं मद्रास, बंबई, इसे लिख सकते हैं कलकत्ता। 3 नगर उस समय बसाए गए थे। आइए हम देखेंगे मद्रास शहर किसने बसाया, तो जान लीजिए मद्रास शहर की स्थापना फ्रांसिस डे नाम के एक अंग्रेज ने किया था। मद्रास की स्थापना फ्रांसिस डे ने किया था। फ्रांसिस डे ने 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया। ठीक, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लेने के बाद यहीं पर उसने फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम का एक किला बनाया और इस किले के इर्द गिर्द क्षेत्र को नगर में परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार 1639 में फ्रांसिस डे ने दक्षिण भारत में मद्रास शहर की स्थापना की। ओके, तो आप यहां लिख सकते हैं पहला नगर है मद्रास। आप लिखेंगे संस्थापक, तो इसके संस्थापक थे फ्रांसिस डे। ये अंग्रेज है फ्रांसिस डे, ये मद्रास शहर का संस्थापक है। ठीक, समय है 1639 और यहां
स्थापित किला किले का नाम, इसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। यहां स्थापित किले का नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये प्रारंभ में जो है यही सभी भारत में जो इतनी ब्रिटिश बस्तियां थी उनको यहीं से गवर्न किया जाता था। ठीक, इसे स्थापित किसने किया? फ्रांसिस डे ने 1639 में यहां स्थापित जो किला बनाया उसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। मद्रास के राजा से पट्टे पर लेकर इसने ये शहर स्थापित किया था। आइए अब जरा हम लोग बंबई देखें कि बंबई शहर की स्थापना कैसे हुई। तो एक तो हो गया मद्रास, दूसरा देखते हैं बंबई। बंबई शहर स्थापित है, जरा इसके बारे में देखें तो जान लीजिए। 1661 में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रैनगांजा का विवाह पुर्तगाल के राजकुमार चार्ल्स इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स से कर दिया। पुर्तगाल के लोगों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रैनगांजा का विवाह इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स से कर दिया और पुर्तगाल के राजा ने अपनी पुत्री के विवाह के परिणाम स्वरूप जो है ये बंबई नाम का जो द्वीप था इसे अंग्रेजों को या राजकुमार चार्ल्स को दहेज में दे दिया। राजकुमार चार्ल्स ने दहेज पाया हुआ ये बंबई द्वीप जो है 1667 में 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को सुपुर्द कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी गैराल्ड आंगियार ने 1668 में इसी द्वीप पर इसे अच्छा बना करके एक शहर स्थापित किया जिसे बंबई कहा गया। ठीक है, यानी आप लिख सकते हैं बंबई, इसके संस्थापक कौन थे? गैराल्ड आंगियार। बंबई शहर के संस्थापक थे गैराल्ड आंगियार। ठीक, देखिए कैसे ये मिला तो आप जान सकते हैं कि स्थापना 1668 में यह स्थापित हुआ। आप नीचे लिख सकते हैं कि पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रैनगांजा का विवाह कैथरीन ब्रैनगांजा का विवाह इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स से कर के राजकुमार चार्ल्स करके बंबई उन्हें दहेज में दे दिया। इसे 10 पाउंड वार्षिक किराए पर चार्ल्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। चार्ल्स ने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। ठीक, इसी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी गैराल्ड आंगियार ने 1668 में इस पर बंबई शहर बसाया। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था और
इसी के अधिकारी गैराल डांगियार ने 1668 में यहां बंबई शहर बसाया था। आइए देखें, मद्रास हो गया, बंबई हो गया, एक शहर और अभी है इसमें, हमने लिखा है कलकत्ता। तो कलकत्ता शहर की स्थापना कैसे हुई, जरा इसको देख लेते हैं। आप यहां हेडिंग डालेंगे कलकत्ता। ध्यान रहे, अंग्रेजों की बंगाल में पहली फैक्ट्री 1651 में खोली गई और वो चार्ल्स ब्रिजमैन के नेतृत्व में खोली गई। विद्यार्थियों ध्यान रहे कि 1651 में शाहजहां के दरबार में एक ब्रिटिश दूत मंडल पहुंचा था, ब्रिटिश दूत मंडल वहां पहुंचा था। इसी में एक अंग्रेज डॉक्टर ने शाहजहां की पुत्री जहां आरा बेगम को अपने इलाज के द्वारा ठीक कर दिया और उनके इलाज से ठीक हो जाने के नाते शाहजहां बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अंग्रेजों को बंगाल में फैक्ट्री खोलने की इजाजत दी और शाहजहां की इस इजाजत के बाद अंग्रेजों ने ब्रिजमैन के नेतृत्व में 1651 में हुगली नदी के किनारे पहली फैक्ट्री स्थापित की। ठीक, तो आप यहां लिख सकते हैं कि अंग्रेजों की बंगाल में पहली फैक्ट्री कौन थी, तो लिखेंगे अंग्रेजों की बंगाल में प्रथम फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी तट पर ब्रिजमैन के नेतृत्व में स्थापित हुई। अंग्रेजों की बंगाल में पहली फैक्ट्री जो स्थापित हुई वो ब्रिजमैन के नेतृत्व में 1651 में स्थापित हुई, क्योंकि 1651 में ही दिल्ली में पहुंचा और आगरा में पहुंचा अंग्रेजों का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें एक डॉक्टर ने उनकी पुत्री जहारा को ठीक कर दिया था। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने ये अधिकार दिया था। देखिए, यहां से अंग्रेज धीरे धीरे स्थापित हुए। अब शाहजहां के बाद फिर औरंगजेब का समय आता है। औरंगजेब के समय में एक घटना घटी। बंगाल के नवाब या बंगाल के गवर्नर बनाए गए थे अजीम उस्सान। अजीम उस्सान ने किसी बात से प्रसन्न होकर के अंग्रेजों को कुछ गांव खरीदने की इजाजत दे दी, अधिकार दे दिया। और इस अधिकार को पाकर के अंग्रेजों ने बंगाल में 3 गांव खरीदे, कालीघाट, गोविंदपुर और सुतानाती। ये 3 गांव खरीदे। इन्हीं तीनों गांवों को मिलाकर के जाब चारनॉक्स नाम के एक अंग्रेज ने कलकत्ता शहर बसाया। इसी कलकत्ता शहर बसाने के साथ साथ यहां एक किला भी बनवाया जिसका नाम था फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम के इर्द गिर्द जो एरिया बस्ती चली गई वही शहर का रूप धारण कर ली और उसे कलकत्ता शहर कहा गया। यानी आप कह सकते हैं कि कलकत्ता शहर के संस्थापक जो थे वो उनको कहा जा सकता है कि वे कौन थे? कलकत्ता शहर के संस्थापक थे स्वयं जाब चारनॉक्स। तो इस तरह सर, इसमें थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, देखिए जरा। हेलो सर, सर सर थोड़ा सा इसमें डिस्टर्ब हो गया है, ये देखिए, ये आपसे आप आ गया, ये वाला, बस इतना ही। ओके, यहां पर अभी जो प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की बात की गई, इसमें यह समझे कि अगला जो है वो औरंगजेब के समय, सॉरी सर, सर क्या हो जा रहा है? अच्छा, कट के यहां से सही होगा। ओके,
यहां पर हम लोग पढ़ रहे थे औरंगजेब के समय अजीमुस्सान जो थे, ये बंगाल के गवर्नर थे, ने अंग्रेजों को कुछ गांव खरीदने की इजाजत दी। ये देखिए, अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी बात थी, खरीदने की इजाजत दी। ठीक, और यहां लिखेंगे अतः अंग्रेजों ने 1200 रुपए में, अंग्रेजों ने कितने में? 1200 रुपए में बंगाल में 3 गांव, 3 गांव क्या थे? ये तीनों गांव थे कालीघाट, गोविंदपुर और सुतानाती। 3 गांव खरीदे, कालीघाट, गोविंदपुर और सुतानाती। कितने में खरीदा? 1200 रुपए में खरीदा। ठीक, यहां देखें, इन्हीं तीनों गांवों को मिलाकर जाब चारनाक, इन्हीं तीनों गांवों को मिलाकर जाब चारनाक ने कलकत्ता शहर की स्थापना की। एक काम, दूसरा, तथा यहीं पर फोर्ट विलियम नामक एक किला फोर्ट विलियम नाम का एक किला भी स्थापित किया। विद्यार्थियों ध्यान रहे, यह फोर्ट विलियम किला अंग्रेजों के लिए अधिक महत्व का साबित हुआ। क्यों अधिक महत्व का साबित हुआ? क्योंकि अंग्रेजों ने इसी किले को आधार बनाकर संपूर्ण भारत पर युद्ध अभियान, विजय अभियान किया था। इसी किले से, यही इनका मुख्यालय था, यही से इन्होंने उत्तर भारत पर नजर रखी और युद्ध अभियान किए। यही से उन्होंने दक्षिण भारत पर भी नजर रखी। यानी आगे चलकर अंग्रेजों का जो मुख्यालय फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में होता था, वो बदल गया। अब कलकत्ता का फोर्ट विलियम ये सबसे अधिक शक्तिशाली अंग्रेजों का अड्डा हो गया और यहां से अंग्रेजों ने पूरे भारत पर युद्ध अभियान शुरू किया और बाद में चलकर के वे प्रभावी रहे। यहां 1911 तक वे यहां से राजधानी बनाकर संचालित भी करते रहे पूरे देश को। 1911 के बाद जाकर के राजधानी दिल्ली बनी, जो आज तक राजधानी बनी हुई है। तो ये इतनी घटनाएं जो है आप अंग्रेजों के बारे में कह सकते हैं कि अंग्रेज किस तरह यहां आए और उन्होंने किस तरह से मुगल बादशाह से मुलाकात की और मुगलों की कई पीढ़ियों तक उनके दरबार में आते जाते रहे। अंत उन्होंने 3 गांवों को मिलाकर के कलकत्ता और चंद्रगिरी के राजा से लेकर के मद्रास शहर और उधर राजा राजकुमार चार्ल्स से एक द्वीप पाकर के बंबई शहर की स्थापना लोगों ने करने में सफलता पाई। बंबई शहर के संस्थापक गैराल डांगियार हुए, मद्रास शहर के संस्थापक फ्रांसिस डे हुए और कलकत्ता शहर के संस्थापक जाब चारनाक्स हुए। तो अंग्रेजों ने इस तरह से भारत में अपनी जड़ें जमाई। इनके बाद आते हैं डेन और फ्रेंच। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यानी अगले वीडियो में हम लोग अब अंग्रेजों के बाद डेन और फ्रेंच लोगों के बारे में पढ़ते हैं। इसमें इतना ही। थैंक यू क्लास।